डिस्कस किया था, तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा था ना कि आईआर का इंट्रोडक्शन क्या है ना। आईआर आप कहने की अंतरराष्ट्रीय संबंध हमारा क्या है, उन्हीं चीजों के ऊपर हमने क्या की थी, बात की थी। तो आज हम लोग देखो बात यहाँ पर करने वाले हैं कि जो हमारी अंतरराष्ट्रीय हमारा जो संबंध है उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं ना, कुछ नीतियां बनाते हैं, है ना। तो जब भी हम लोग बात करते हैं अपने ना अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने की, है ना, जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने के पीछे हमारी क्या होती है, तो हम कहीं ना कहीं इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ बात करेंगे कि इसके लिए हम लोग ना कुछ क्या बनाते हैं, अपनी नीतियां बनाते हैं, है ना। और इन्हीं नीतियों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन्हीं नीतियों को आपका बोला जाता है विदेश नीति, है ना। इन्हीं नीतियों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इन्हीं नीतियों को हम लोग बोलते हैं आपकी विदेश नीति बोलते हैं, ठीक है। आज के इस क्लास में लोग ना वही वही समझने वाले हैं कि जो हमारा भारत है, तो भारत की ना विदेश नीति हमारी क्या है ना, उसका क्या मतलब होगा आपका, उसकी प्रकृति क्या होगी, इन्हीं चीजों के ऊपर हम लोग आज के इस क्लास में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ना विदेश नीति के बारे में, तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे भारतीय विदेश नीति के बारे में, है ना। क्या हमें देखने हैं, तो भारतीय विदेश नीति। अब जब हम ना बात करेंगे भारतीय विदेश नीति की, तो देखो इनके ऊपर ना हम लोग कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। जैसे हम लोग कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर लेकर के चलते हैं एक एक करके, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। जैसे देखो पहला जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट समझेंगे वो हो जाएगा हमारा अर्थ एवं प्रकृति, है ना। पहले हम लोग बात करेंगे कि जो भारतीय विदेश नीति है इसका अर्थ क्या होता है ना। भारतीय विदेश नीति की प्रकृति आपकी कैसी होगी, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग एक और यहाँ पर पॉइंट समझेंगे जिसमें हम लोग इतिहास के बारे में देखेंगे, यानी कि जो हमारी विदेश नीति इसका इतिहास क्या रहा है ना, इसको हम लोग आपके समझने वाले हैं। इसके अलावा इतिहास की हम लोग बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कुछ आपके इसके निर्धारक तत्वों की, यानी कि ऐसे कौन कौन से आपके तत्व हैं जो विदेश नीति के क्या है, आपके निर्धारक हैं। उन निर्धारक तत्वों के ऊपर हम लोग आपसे बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे जो भारतीय विदेश नीति है, तो भारतीय विदेश नीति के आपके क्या सिद्धांत हैं, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। चलिए, किसी को कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है ना, हैंड रेस किया निराली जी, आपने बताएंगे क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं ना, सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। सिद्धांत के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके समझेंगे जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि विदेश नीति बनती है। तो जो हमारी ना विदेश नीति बनाई जाती है ना, तो विदेश नीति बनाने के पीछे क्या होते हैं ना, तो विदेश नीति के निर्माण करने के लिए कुछ ना कुछ क्या होंगे आपके, तो कुछ ना कुछ संस्था। चलो तो हम लोग यहाँ पर ना बात करेंगे जब विदेश नीति हमारी बनाई गई, तो जो विदेश नीति बनते हैं आपके ना, तो विदेश नीति कहीं ना कहीं तो बनाए जाते हैं, कुछ बनाते होंगे। तो विदेश नीति ना कई सारी अलग अलग ना संस्थाओं के द्वारा बनाई जाती है। उन संस्थाओं के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी विदेश नीति है ना, तो हम यहाँ पर समझेंगे विदेश नीति निर्माण की, है ना, विदेश नीति निर्माण की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी होंगी, है ना। विदेश नीति निर्माण की प्रमुख जब हम लोग बात करते हैं ना संस्थाएं की, या सिंपल हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर संस्थाओं की, कि आखिर कौन कौन से ना आपके प्रमुख संस्था हैं जो कि भारत की विदेश नीति को बनाते हैं। इसके अलावा हम जो अंतिम में आपके पढ़ने वाले हैं दो तीन पॉइंट्स को, जिसमें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे इसके अंदर फिर कि सफलता की, कि जो हमारी विदेश नीति है वो कितनी सफल रही है, कितनी सफल नहीं रही है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे हमारी जो विदेश नीति है
तो जो विदेश नीतियां हमारी है ना, उसके क्या चुनौतियां हैं, है ना, उनकी चुनौतियां क्या हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और लास्टली हम लोग ना बात करेंगे ना कुछ सुझावों की, कि अगर हमारी विदेश नीति में कुछ कमियां हैं, कुछ चुनौतियां हैं, तो हम उन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से आपका दूर किया जा सकता है, उन पॉइंट्स के ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो क्लास में हम लोग देखो, जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी विदेश नीति के बारे में, जिसमें हम लोग आपके पढ़ने वाले हैं विदेश नीति के अर्थ एवं प्रकृति के बारे में, विदेश नीति का क्या आपका इतिहास रहा है, विदेश नीति के ना कौन कौन से आपके निर्धारक तत्व रहे हैं, विदेश नीति के सिद्धांत आपके क्या हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि विदेश नीति निर्माण की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी होंगी। इसके अलावा विदेश नीति हमारी कितनी सफल रही है, विदेश नीति की क्या चुनौतियां हैं, और अंतिम में हम लोग बात करेंगे ना कि विदेश नीति को और बेहतर करने के, या जो कमियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है, उनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, एक बार बताते हुए चलेंगे। ठीक है। तो हम लोग जो चीजों को कवर अपने करने वाले हैं क्लास के अंदर, तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताएंगे एक बार। चलिए ठीक है, तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो, पहले हम लोग टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, तो पहला हम लोग टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अर्थ एवं प्रकृति के बारे में। सबसे पहले ना हम लोग बात करेंगे अर्थ के बारे में, कि ना विदेश नीति जो हमारी है, आखिर विदेश नीति का ना अर्थ हमारा क्या होगा। देखो, अर्थ यानी कि ना मतलब इसका क्या होता है, विदेश नीति का क्या मतलब आपका है। देखो, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ना, देखो ऐसे सिद्धांतों के बारे में, है ना, ऐसे ठीक है ना, ऐसे सिद्धांतों एवं हितों और उद्देश्यों का समूह, है ना, उद्देश्यों का समूह है, जिसके माध्यम से, है ना, जिसके माध्यम से एक राष्ट्र, यहाँ पे लिखोगे, जिसके माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ, है ना, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करता है। यानी कि देखो, विदेश नीति का सिंपल सा हमको मतलब क्या समझना है। तो विदेश नीति का देखो अर्थ हमारा सिंपल से इतना सा होगा कि ना हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं, है ना, कुछ सिद्धांत होते हैं हमारे, कुछ हित होते हैं और कुछ उद्देश्य होते हैं। तो सिद्धांतों का, हमारे हितों का और है ना, उद्देश्यों का एक आपका समूह होता है, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक राष्ट्र जो होता है ना, वो दूसरे राष्ट्र के साथ अपना संबंध क्या करेगा, स्थापित करेगा। है ना। देखो, पहले जो हमारी क्लास चली है प्रीवियस, उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपके स्थापित किए जाते हैं, तो वहां पर राष्ट्र क्या करते हैं, अपने हितों के बारे में सोचते हैं। यानी कि जब एक राष्ट्र क्या करेगा ना, दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संबंध को स्थापित करता है, तो राष्ट्र अपने हित के बारे में क्या करता है, आपका सोचता है। तो यहाँ पर भी वही बोला गया, जब हम लोग कुछ सिद्धांतों की बात करें, हितों और उद्देश्यों की बात करें, तो उनका एक तरह से ना समूह होता है, जिसके जरिए क्या होता है आपका, कि एक राष्ट्र क्या करते हैं, दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध बनाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो सिद्धांतों और हितों और उद्देश्यों का समूह होगा, जिसके जरिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ में संबंध बनाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विदेश नीति बोलते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या समझेंगे, तो वही हमारे क्या कहलाएंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे आपका, कि वो हमारा क्या है, विदेश नीति है। ठीक है। तो विदेश नीति का हमने अर्थ समझा है।
अब हम लोग ना बात करने वाले हैं कि जब विदेश नीति की बात करोगे आप, तो विदेश नीति की ना प्रकृति कैसी होती है ना। विदेश नीति की जब हम लोग बात करते हैं, तो विदेश नीति की ना प्रकृति हमारी कैसी होती है। देखो, जब विदेश नीति की हम लोग प्रकृति की बात करेंगे, तो विदेश नीति की प्रकृति आपकी सकारात्मक होती है ना, सकारात्मक भी होती है। और विदेश नीति की प्रकृति आपकी कैसी हो सकती है, नकारात्मक भी होगी। ठीक है, सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। अब सकारात्मक किन पहलुओं पर हम लोग बात करते हैं, नकारात्मक के कैसे होंगे, इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। देखो, जब विदेश नीति की ना सकारात्मक प्रकृति की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आप लिख लोगे पॉइंट बना करके। जब हम लोग क्या करते हैं ना, सकारात्मक प्रकृति की बात करें, देखो जब सकारात्मक आप प्रकृति की बात करोगे, देखो सकारात्मक प्रकृति कहने का मतलब यहाँ पर देखो, चाहे हम लोग सकारात्मक प्रकृति की बात करें या फिर नकारात्मक प्रकृति की बात करें, एक ना मैं आपको कॉमन पॉइंट बताता हूँ, आपको बस उस पॉइंट को याद रखना है। बाकी चीजें ना अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको याद रखना है एक वर्ड, प्रभाव का। देखो, सकारात्मक प्रकृति कब होती है, जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। जैसे एग्जांपल हम लोग बात करते हैं ना भारत को लेकर के, ठीक है, भारत की हम लोग बात करते हैं और हम लोग बात करते हैं अमेरिका की। ठीक है, भारत और अमेरिका की हम लोग क्या करें, बात करें। अब कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच में क्या है, आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या वो सकारात्मक प्रकृति का है या फिर वो नकारात्मक प्रकृति का है, इस बात को हमें समझने के लिए क्या देखना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि किस देश का किसके प्रति ऊपर प्रभाव आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग बात करें ना कि जब आप क्या करते हो ना, जैसे भारत अमेरिका के साथ जो संबंध बना रहा है, इस संबंध में क्या करता है, तो भारत अपनी हित को पूरा करने के लिए, है ना, वो क्या करे, अगर अमेरिका को प्रभावित कर दे, तब वो प्रकृति कैसी होगी आपकी, तब वो प्रकृति हो जाएगी हमारी सकारात्मक प्रकृति। लेकिन अगर अमेरिका क्या करता है, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, अपने हित की रक्षा के लिए क्या करे, जब वो भारत को प्रभावित कर देगा, तब वो प्रकृति कैसी होगी आपकी, नकारात्मक प्रकृति। यानी कि सिंपल देखो, अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखें, तो अगर हम किसी दूसरे देश के साथ में संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो हम अपने हित की रक्षा के लिए ही कर रहे हैं, है ना, हम अपने हित को पूरा करने के लिए। तो अगर हम अपने हित को पूरा करने के लिए दूसरे देश को प्रभावित कर दे, तो वो सकारात्मक प्रकृति है। और अगर कोई दूसरा देश भारत को क्या कर ले, अपने हित को पूरा करने के लिए भारत को प्रभावित कर दे, तब वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नकारात्मक प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होंगे पॉइंट। अब देखो, इसी पे हम लोग बात कर ले, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख करके अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, लिखना क्या है आपको, देखो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे तो पॉइंट आप बना करके लिखना है आपको। जब आप, है ना, जब आप दूसरे राष्ट्र को, ठीक है ना, जब आप दूसरे राष्ट्र को प्रभावित कर, ठीक है ना, जब आप दूसरे राष्ट्र को प्रभावित कर अपने हित पोषित, है ना, अपने हित पोषित करें, है ना, इसका देखो मतलब क्या है, सिंपल यहाँ पर आप एक और इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हो। जब आप क्या करते हो, जब आप दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करेंगे करेंगे
तो विदेश नीति की, है ना, विदेश नीति की क्या होगी आपकी, तो सकारात्मक, है ना, सकारात्मक प्रकृति होगी। ठीक है ना, प्रकृति होगी, आप लिख लेना आगे। ठीक है, देखो सकारात्मक प्रकृति में क्या बोला गया आपका, कि जब आप क्या करते हो ना, दूसरे राष्ट्र को प्रभावित कर अपने हित पोषित करते हो, मतलब आप जब कभी क्या करोगे ना, दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करोगे, तो विदेश नीति की कैसी प्रकृति होगी आपकी, वो तो वो आपकी विदेश नीति की सकारात्मक प्रकृति होगी। चलिए, गुड आफ्टरनून। ठीक है ना, तो वो क्या होगी, आपकी विदेश नीति की सकारात्मक प्रकृति होगी। अब हम लोग बात करेंगे ना नकारात्मक प्रकृति के बारे में, कि विदेश नीति जो हमारी है, तो विदेश नीति की ना नकारात्मक प्रकृति क्या होगी। ठीक है, विदेश नीति की आपकी, है ना, हम लोग यहाँ बात करेंगे नकारात्मक प्रकृति के बारे में, कि जो हमारी विदेश नीति है, उस विदेश नीति की आपकी नकारात्मक प्रकृति क्या होगी, और या नकारात्मक प्रकृति का मतलब क्या होता है। देखो, नकारात्मक प्रकृति के बारे में जब हम बात करें, तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इसका, जब आपके हित प्रभावित हो जाएं, यानी कि आप सिंपल लिख सकते हो यहाँ पर, जब आपके हित प्रभावित हो जाएं, तो विदेश नीति की, तो विदेश नीति की नकारात्मक, है ना, विदेश नीति की नकारात्मक प्रकृति होगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा सभी को ना, कि विदेश नीति का अर्थ क्या होता है, और विदेश नीति की जो हमने प्रकृति समझी आपकी, कि सकारात्मक प्रकृति क्या होगी आपकी विदेश नीति की, और विदेश नीति की नकारात्मक प्रकृति क्या होती है। यहाँ तक सभी को पॉइंट्स क्लियर है, एक बार बताएंगे सभी लोग। चलिए, जावेद जी को क्लियर है, चलो सभी को क्लियर है यहाँ तक में ना। चलो आगे देखो, हमने बात क्या क्या कर ली, चलो सबको क्लियर है। चलो, तो अब हम देखो बात कर ली हमने, कि विदेश नीति का हमारा अर्थ क्या हो गया, हमने समझा। इसके अलावा हमने बात की विदेश नीति की प्रकृति की। अब हम लोग ना बात करने वाले हैं विदेश नीति का इतिहास। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर अब बात करने वाले हैं विदेश नीति का इतिहास। ठीक है, तो जब विदेश नीति के ना हम लोग इतिहास की बात करेंगे, यानी कि उसके ना हिस्ट्री क्या रहे हैं आपके। चलिए देखो, इसमें पॉइंट क्या है आपका, देखो आज जो हम लोग अपनी ना विदेश नीतियां बना रहे हैं, जैसे वर्तमान समय की हम लोग बात करें, हमारी जो विदेश नीति है, हम जो भी अपनी ना विदेश नीति बना रहे हैं, क्या वो उसका इतिहास आपको कभी पहले के समय में देखने को मिलता है, या जो हमारा ना, चलिए प्रिंस कुमार जी हेलो। चलिए, अब देखो आगे ना हम लोग बात यहीं पर करने वाले हैं आपसे। चलिए, गुड आफ्टरनून, लेट हो गया कॉलेज में, फिर हो गया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, ठीक है, तो देखो विदेश नीति का जो हमारा इतिहास रहा है, इतिहास देखो कहने का मतलब है, आज जो विदेश नीति में हम लोग जिन चीजों का यूज करते हैं, जिन चीजों के जरिए, जिन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके, हम लोग सिंपल अगर समझे, तो जिन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके, जिन आदर्शों का उपयोग करके हम जो आज क्या करते हैं, अपनी विदेश नीति निर्धारित करते हैं, क्या ये पहले के समय में आपकी मौजूद थी या नहीं थी, तो उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए, गुड आफ्टरनून स्नेहा जी। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर बात आएगा आपका, देखो अब हम लोग ना थोड़ा सा अपने हिस्ट्री के टॉपिक पर जाएंगे। पूरा देखो हमें हिस्ट्री पढ़नी नहीं है, लेकिन हम कुछ आदर्शों के बारे में बात करेंगे, कुछ सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे, जो प्राचीन इतिहास में हमें देखने को मिलते हैं,
और जिसको हमने क्या किया है, आज के मौजूदा स्थिति में जो हम विदेश नीति बनाते हैं तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, उन सिद्धांतों का ही उपयोग करते हैं। जिसमें देखो सबसे पहले हम लोग बात करें तो आप यहाँ पर पॉइंट लिखते चलोगे, प्राचीन काल से ही, है ना, प्राचीन काल से ही हमारी विदेश नीति में, है ना, प्राचीन काल से ही हमारी विदेश नीति में आदर्शवादी तत्व है ना। कैसे तत्व हमें देखने को मिलते हैं, आदर्शवादी तत्व। अब बोलोगे ना आदर्शवादी जब तत्व की हम लोग बात करें कि आदर्शवाद की जब बात कर रहे हैं तो क्या हमें आज देखने को मिलते हैं, आज तो चलो आपको देखने को मिलते हैं आपकी विदेश नीति में, लेकिन क्या ये तत्व मौजूदा स्थिति में ही बनाए गए हैं या बहुत पहले भी थे, तो ये हमें प्राचीन इतिहास से ही देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति का जो इतिहास है वो काफी प्राचीन आपका है, काफी पहले समय से हमें देखने को मिल रहा है। वही हम लोग बात करेंगे ना बुद्ध के बारे में। देखो जब गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग बात करें, महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें, देखो बुद्ध ने क्या बोला था, तो शांतिपूर्ण की बात की थी, है ना, शांति की उन्होंने बात की थी। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उन्होंने क्या की थी, बात की थी, है ना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की थी, है ना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उन्होंने बात की थी, जिसको हम आज भी क्या करते हैं, अपनी विदेश नीति में अपनाते हैं। चलिए, किसी को कुछ पूछना है, सचिन यादव जी? अगर नहीं पूछना होगा तो अनम्यूट कर लेंगे आप थोड़ा सा। चलिए, तो क्लियर है यहाँ तक में ना। तो विदेश नीति के इतिहास को देखा, देखो प्राचीन काल से हमारी विदेश नीति में क्या है, आदर्शवादी तत्व आपके हैं। बुद्ध के बारे में हम लोग बात करें तो बुद्ध ने क्या बताया, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हमें बताया। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे ना आगे चल के अशोक के बारे में। देखो जब आगे आप क्या करते हो ना, अशोक की बात करते हो, ठीक है, तो अशोक ने क्या बताया, अशोक कहीं ना कहीं क्या थे, वो अहिंसा को मानते थे, हालांकि पहले वो भी हिंसा ही करते थे, है ना। कलिंग युद्ध के बाद वो क्या कर लेते हैं, अहिंसा अपनाते हैं। तो अहिंसा की वो बात करते हैं। अहिंसा के अलावा वो क्या करते हैं हमारे, तो यथार्थ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यथार्थ की बात कर रहे हैं। हाँ चलिए, 261 में, ठीक है ना, 261 में क्या, बीसी में या एडी में, ये भी बताएंगे। ठीक है, जब बताओगे तो पूरा बताओगे, एसी या बीडी, सॉरी बीसी या एडी। चलिए वेरी गुड, ईसा पूर्व है। चलिए, तो अहिंसा और उन्होंने किसकी बात की, तो यथार्थ की बात की, है ना। अहिंसा और किसकी बात उन्होंने की, तो उन्होंने अहिंसा और यथार्थ की बात की हमसे। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग आज भी क्या करते हैं, अपने मौजूदा स्थिति में, मौजूदा समय में विदेश नीति में हम लोग अपनाते हैं। अगर हम बात करेंगे ना गांधी की, तो जब महात्मा गांधी की हम लोग बात करेंगे तो गांधी के विचार हमें देखने को मिलते हैं। तो आप बोलोगे ना महात्मा गांधी के क्या विचार थे, है ना। महात्मा गांधी के बारे में जब बात करेंगे तो गांधी के हम लोग विचार जो लिए विदेश नीति में, गांधी के विचार क्या बताते थे हमें, तो मित्रता बताते थे, है ना। मित्रता के बारे में हमें बताते थे गांधी के विचार। मित्रता के अलावा सहयोग, हमें एक दूसरे का क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, इस बारे में बात करते थे। इसके अलावा शांति की बात कर रहे हैं, है ना, शांति की बात कर रहे हैं। शांति के अलावा हम लोग बात करेंगे विश्व बंधुत्व के बारे में, विश्व बंधुत्व के बारे में, विश्व बंधुत्व के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा अहिंसा की बात वो कर रहे हैं, अहिंसा की बात करते हैं। तो अब आपको देखो ये विचार हमें कब देखने को मिल रहे हैं, हमारे इतिहास में देखने को मिल रहे हैं। और इन जितने भी विचार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे आप आदर्शवादी तत्व के बारे में बात करो, शांतिपूर्ण की हम लोग बात करेंगे, या फिर अहिंसा की हम लोग बात कर रहे हैं, यथार्थ की बात कर रहे हैं, मित्रता की बात करें, सहयोग, शांति, विश्व बंधुत्व की बात करें, अहिंसा की जब बात करो, तो ये जितने भी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना, ये चीजें आपको ना जितनी भी देखने को मिल रही हैं, ये चीजें कहाँ पर है, हमारी मौजूदा विदेश नीति में है। और इनको हमने कहाँ से लिया है, तो अपने इतिहास से लिया है।
तो कहीं ना कहीं जो हमारा विदेश नीति है, इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी क्या हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इन विचारों के तहत हम लोग क्या करेंगे, जैसा देखो हमारी जो विदेश नीति है, तो जैसा आपको देखो पता होगा हमारी क्या है, फर्स्ट अटैक पॉलिसी नहीं है। यानी कि हम कभी भी क्या करते, किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारी विदेश नीति में अहिंसा के बारे में बात की गई है, सहयोग की बात की गई है, शांति की बात की गई है ना। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो शांतिपूर्ण की बात कही जा रही है, आपकी सह-अस्तित्व की बात की जा रही है। तो इन्हीं के सिद्धांतों के चलते या इन विचारों के चलते हम लोग क्या करते हैं, तो भारत कभी भी क्या करता है, तो आप पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, इन विचारों के तहत, इन विचारों के तहत, है ना, इन विचारों के तहत पहले आक्रमण नहीं, है ना। यानी कि जो हमारे विचार रहे हैं, इन विचारों के तहत हम लोग पहले कभी भी क्या करते हैं, आक्रमण कभी भी हमने क्या किया, किसी भी देश के ऊपर पहले हमला हमने आज तक नहीं किया है। क्योंकि हमारी ना विदेश नीति ऐसी है ही नहीं। ठीक है, तो विदेश नीति में हमारी जिन बातों को बताया गया, जिन सिद्धांत के ऊपर हमारी विदेश नीति बनी है, वो सिद्धांत के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी पहले आक्रमण नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग एक बात करेंगे, देखो अब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा आपका ना, कि जब यथार्थ की हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ तक पहले बताओगे सब लोग, एक बार क्लियर है? ठीक है ना, यहाँ तक सभी लोग क्लियर है, एक बार बताएंगे पहले। चलिए, चलो किसी को अगर कुछ पूछना वगैरह होगा तो बताएंगे यहाँ पर। चलिए, किसी को कुछ नहीं पूछना है, सबको क्लियर है। चलिए, तो आगे देखो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो हमने चीजों को समझा आपका, कि देखो विदेश नीति के इतिहास में हमने बात की, तो आगे देखो हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें ना कुछ आदर्शवादी तत्वों के बारे में हमने बात की है। अब हम ना कुछ इंपॉर्टेंट जो एक दो पॉइंट आपके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे आपसे ना यथार्थवाद के बारे में, है ना। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, तो यथार्थवाद के बारे में। यानी कि देखो यथार्थवाद का सिंपल सा आप एक मतलब समझते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाणक्य नीति, है ना। कैसी नीति? तो चाणक्य नीति, जो कूटनीति के बारे में बताया गया आपका। देखो अगर हमें क्या करना है, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, अपने देश को सुरक्षित रखना है, तो हमें कूटनीति क्या होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। बिना कूटनीति, अच्छे कूटनीति के आप क्या कर सकते हो, अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकते। तो यहाँ पर क्या है आपका, जो चाणक्य नीति की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आप पॉइंट लिख लेना जो इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा। किसी भी, है ना, किसी भी देश को, है ना, किसी भी देश को सुरक्षित होने के लिए, है ना, होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ना, सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आपको देश को सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए जो चाणक्य नीति है, जो यथार्थवाद है, वो बहुत ही क्या है आपका, जरूरी है ना, बहुत ही क्या होता है आपका, महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है ना, शक्ति के बारे में, है ना, शक्ति के बारे में ना यहाँ पर पॉइंट आता है। तो पॉइंट आप आगे में आपको लिख लेते हैं हम लोग। देखो शक्ति के बारे में बोला गया है कि जब शक्ति की बात की जाए, तो शक्ति कैसी हो, है ना, शक्ति जो है वो किस प्रकार की शक्ति होनी चाहिए आपकी, है ना, शक्ति कैसी हो, यानी कि जो शक्ति के बारे में बात की जाएगी विदेश नीति के अंदर, वो शक्ति आपकी कैसी होनी चाहिए, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो केवल सैनिक शक्ति नहीं, सैनिक शक्ति तो बिल्कुल आपकी होनी ही चाहिए, लेकिन केवल सैनिक शक्ति नहीं होनी चाहिए, केवल सैनिक
ही नहीं, है ना, केवल सैनिक शक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि, है ना, बल्कि, आगे देखो लिखेंगे हम लोग, बल्कि क्या होना चाहिए आपका, दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करने की कला, है ना, बल्कि दूसरे राष्ट्र को, है ना, दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करने की कला। ठीक है, देखो शक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास सैनिक ज्यादा होने चाहिए, सैनिक शक्ति आपके पास होनी चाहिए। देखो सैनिक शक्ति तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सैनिक शक्ति के अलावा आपके पास कुछ इस तरह से ना आपकी कला होनी चाहिए जिससे आप किसी भी दूसरे देश को क्या कर सको, प्रभावित कर सको। तो चाणक्य नीति में हम लोग जब बात करेंगे, सिर्फ सैनिक शक्ति से काम नहीं चलेगा, आपके पास कुछ इस तरह की कला भी होनी चाहिए जिससे आप किसी दूसरे देश को क्या कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो। तो यहीं पर देखो एक कॉन्सेप्ट आता है, आप एक कॉन्सेप्ट भी नहीं बोलेंगे, एक पॉइंट आपका बनेगा, और पॉइंट बनेगा आपका किसका, बलशाली का। आपने कभी सुना होगा ना, बलशाली बनाम, हम लोग यहाँ बात करेंगे ना बलशाली बनाम शक्तिशाली के बारे में, है ना, बलशाली बनाम शक्तिशाली, है ना। अब बलशाली नहीं बल्कि कैसे होने चाहिए, शक्तिशाली होने चाहिए। इसका देखो मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे महात्मा गांधी जी के द्वारा। देखो महात्मा गांधी जी के द्वारा हम लोग कैसे समझेंगे, तो आप पॉइंट यहाँ पर समझना। देखो गांधी जी क्या थे, तो अगर हम लोग ना बात करेंगे ना महात्मा गांधी की, तो गांधी जी हमारे क्या थे, तो गांधी जी, है ना, गांधी जी शारीरिक, है ना, शारीरिक तौर पर, ठीक है ना, गांधी जी शारीरिक तौर पर बलशाली, बलशाली नहीं थे, है ना, बलशाली नहीं थे, फिर भी, है ना, फिर भी वो कैसे थे, फिर भी शक्तिशाली थे, है ना, फिर भी शक्तिशाली थे। यानी कि देखो महात्मा गांधी क्या थे, तुम फिजिकली क्या थे, वो बहुत अच्छे नहीं थे, फिजिकली वो बहुत ही क्या थे, महात्मा गांधी स्ट्रांग नहीं थे, ताकतवर उतने नहीं थे वो, मतलब सिंपल है, बलशाली वो नहीं थे शारीरिक तौर पर, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी कैसे थे, शक्तिशाली थे। शक्तिशाली क्यों थे, क्योंकि महात्मा गांधी के अंदर क्या थी, एक कला थी, उस कला के जरिए वो किसी दूसरे को क्या कर लेते थे, महात्मा गांधी प्रभावित कर लेते थे, है ना। महात्मा गांधी में क्या थी, एक कला थी, उस कला के कारण अपने क्या करते थे, मतलब सिंपली अगर हम लोग बात करें, तो महात्मा गांधी के अंदर दूसरों को प्रभावित करने की क्या थी, कला थी उनके अंदर में। तो यानी कि सिंपल बोला गया आपका चाणक्य नीति का मतलब क्या है, ताकत से, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आ रहा है यथार्थ में कि देखो ताकत से सिर्फ काम नहीं चलेगा, है ना, आपके पास सैनिक शक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन सैनिक शक्ति के अलावा आपके पास ना कुछ ऐसी कला होनी चाहिए जिस कला के कारण आप क्या कर पाओ, तो आप युद्ध लड़े ही क्या कर पाओ, जीत जाओ, है ना। आप बिना किसी क्या कर लो, तो लड़ाई झगड़े की भी चीजों को आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। यानी कि आपके अंदर वो कला एक होनी चाहिए जिससे आप किसी दूसरे को प्रभावित कर सकते हो, है ना। जैसा आपने सुना भी होगा, कई बार क्या होता है, बिना लड़े ही हम लोग क्या करते हैं, जंग को जीत जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर वो कला होती है कि हम लोग, है ना, दूसरों को प्रभावित कर ले। तो यहाँ पर यही बोला गया आपका चाणक्य नीति के अंदर में, तो बलशाली बनाम क्या दिया गया आपका, शक्तिशाली दिया गया। तो चाणक्य की यथार्थवाद थी, है ना। अब देखो आगे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो कुछ दो एक दो हम ना पॉइंट्स के बारे में बात करें। जैसे देखो इसी के कारण हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे अगर एक दो पॉइंट हम उदाहरण इसका देखें, देखो 1962 में क्या होता है, तो आपको पता होगा, भारत चीन का क्या होता है, आपका युद्ध होता है, और 1962 में क्या होता है, भारत की हार हो जाती है ना, भारत की हार हो जाती है आपके 1962 के युद्ध में। लेकिन हार के बाद होता क्या है, तो नेहरू जी की ना काफी आलोचना होती है, जाहिर सी बात है आलोचना की भी जाएगी।
है ना, नेहरू की क्या होती है, तो काफी ज्यादा आलोचना होती है। ठीक है, तो जब नेहरू की आलोचना आपकी की गई थी, तो नेहरू ने वहां पर एक कथन दिया था, है ना, नेहरू जी ने क्या किया था वहां पर, एक कथन दिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। और नेहरू जी का यहाँ पर स्टेटमेंट था कि जो आज का आदर्श है ना, उन्होंने बोला कि आज का जो आदर्श है, ये आज जो आप बोल रहे मुझे कि आपके जो आदर्श है ये चीज, तो जो आज का आदर्श है वो कल का क्या बन जाएगा, वो कल का क्या होगा, यथार्थ होगा। है ना, आज का आदर्श कल का क्या होगा, कल का यथार्थ होगा। है ना, नेहरू जी ने क्या दिया था, ये कथन दिया था 1962 में, जब युद्ध में हार हुई थी भारत की। इसके बाद नेहरू जी की आलोचना की गई थी, और उसी वक्त नेहरू ने यह कथन दिया था कि जो आज का आदर्श है वो कल का क्या होगा, यथार्थ होगा। चलो क्लियर है, यहाँ तक मैं पॉइंट सभी को बताएंगे एक बार। ठीक है ना, यहाँ तक में पॉइंट सभी को क्लियर है, एक बार बताते हुए चलेंगे। चलिए क्लियर है सर जीवन राम जी को, चलिए बहुत अच्छा। चलो आगे देखो, हम लोग बात करेंगे अपने। ठीक है, तो हमने जो भी अब तक पढ़ी, देखो अब कुछ ना कंक्लूजन अगर हम लोग यहाँ पर निकाले, तो कंक्लूजन में ना एक दो पॉइंट हम लोग बात करें, तो कंक्लूजन जब आप निकालोगे यहाँ पर, हम लोग कुछ बातें कह सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी जो विदेश नीति है, आप यहाँ पर पॉइंट ये बोल सकते हो कि अतः, है ना, हमारी विदेश नीति है ना, हमारी विदेश नीति है ना, अतः हमारी विदेश नीति यथार्थ पर क्या है, आधारित है ना, हमारी विदेश नीति कैसी है, तो हमारी विदेश नीति यथार्थ पर आधारित है ना, आधारित है, लेकिन, है ना, लेकिन क्या है आपका, लेकिन यथार्थ का अर्थ केवल, लेकिन यथार्थ का अर्थ, है ना, यथार्थ का अर्थ केवल सैनिक शक्ति, है ना, केवल सैनिक शक्ति नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो पॉइंट आया, तो हमने यहाँ पर अगर कंक्लूजन पॉइंट समझे, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट देखा कि हमारी जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं यथार्थ पर आधारित है, कहीं ना कहीं कूटनीति, कहीं ना कहीं चाणक्य नीति पर क्या आधारित है। लेकिन यथार्थ का मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, सैनिक शक्ति का होना नहीं है। यहाँ पर आपके अंदर वो कला भी होनी चाहिए, यथार्थ के अंदर मतलब है कि आपके अंदर कुछ कला होनी चाहिए, जिससे आप किसी दूसरे राष्ट्र को क्या कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को क्या बताया गया, हमें बताया गया है। और देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोला ना, तो बोला गया आपका, पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आदर्श को यथार्थ में तब्दील करने की चेष्टा करते हैं। यानी कि जब हम लोग बात करेंगे ना, जो हमारे लक्ष्य हैं, अगर देखो हमारा लक्ष्य कैसा है, तो पवित्र है अगर हमारा, आप यहाँ पर पॉइंट समझेंगे। ठीक है, जिसके अंदर बोला जाएगा आपसे, पवित्र लक्ष्य को, है ना, पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, है ना, पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, है ना, पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आदर्श को, है ना, आदर्श को यथार्थ में
है ना, आदर्श को यथार्थ में तब्दील कर सकते हैं, है ना, तब्दील कर सकते हैं। यानी कि देखो, अगर हमारा लक्ष्य क्या होगा, पवित्र होगा। अगर हमारा लक्ष्य यदि क्या है आपका सही है, तो सही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमारे आदर्श हैं, हम उसको यथार्थ में भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी कि कूटनीति भी हम लोग वहां पर क्या कर सकते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। ठीक है। अब इसी में देखो एक पॉइंट आएगा आपका औपनिवेशिक अनुभव के बारे में। ठीक है ना, यहीं से एक इम्पोर्टेंट आपका जो पॉइंट निकल के आएगा, जिसको हम लोग बात करेंगे, और वो होगा हमारा औपनिवेशिक, है ना, औपनिवेशिक अनुभव। ठीक है, देखो औपनिवेशिक अनुभव कहने का मतलब क्या है। जैसे 200 साल तक आपको पता होगा कि हम लोग क्या रहे थे, अंग्रेजों के गुलाम रहे थे। जो औपनिवेशिक अनुभव हमने क्या किया है, झेला है, जो चीजों को हमने अनुभव किया है औपनिवेशिक होते हुए, तो कहीं ना हम लोग इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि जब हम लोग अपने ना विदेश नीति को बनाए, जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करें, तो हम कुछ ऐसा नहीं करें जिससे कि दोबारा हम लोग क्या बन जाए, गुलाम बन जाए। है ना, तो पॉइंट यहाँ पर आप लिख लोगे, 200 साल तक हम लोग क्या रहे थे, गुलाम रहे थे। ठीक है ना, करीब 200 साल तक है। ठीक है, तो आप लिख लो 200 साल तक गुलाम रहे। है ना, हम लोग कितने समय तक गुलाम रहे थे, तो 200 साल तक हम लोग क्या रहे, आपके गुलाम रहे। तो अब जब विदेश नीति हम लोग बनाएंगे, तो हमने जो औपनिवेशिक अनुभव किया इतने लंबे समय का रहा है, तो आगे देखो पॉइंट यही आएगा कि ऐसा कुछ न करें, है ना, ऐसा कुछ ना करें, ना करें कि दोबारा, है ना, दोबारा गुलाम बने। है ना, दोबारा क्या बन जाए, फिर से भाई गुलाम बन जाए। तो हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी क्या हो चुका है, 200 साल तक हम लोग गुलाम गुलाम बने हुए थे। तो अब हम लोग विदेश नीतियां जब बनाएंगे, जब अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना कि जिससे हमें दोबारा फिर से क्या करना पड़ जाए, गुलाम बन के रहना पड़े। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी से क्या होगा, तो ऐसे निर्धारित करेंगे, है ना, आगे देखो बोला गया, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर बोला गया कि ऐसी निर्धारित, ऐसी, है ना, ऐसी नीति निर्धारित, है ना, ऐसी नीति निर्धारित करें कि संप्रभुता, है ना, कि संप्रभुता ना जाए। ठीक है, तो हम लोग कैसी नीति निर्धारित करेंगे अपने लिए, तो हम लोग अपने लिए ऐसी नीतियों को निर्धारित करेंगे, ऐसी नीतियां निर्धारित करेंगे जिससे कि हमारी जो संप्रभुता है, हमारी संप्रभुता नहीं जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया, और इसी से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका बनेगा, जो आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। तो इसी से क्या होगा आपका, इसी से, है ना, इसी से यह तय हुआ कि, है ना, इसी से यह तय हुआ कि, है ना, तय हुआ कि हम किसी को, है ना, किसी को उपनिवेश नहीं
है ना, उपनिवेश नहीं बनाएंगे, है ना, नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो जब हमने ऐसी नीतियां निर्धारित करेंगे जिससे हमारी जो संप्रभुता है वो संप्रभुता नहीं जाए, और इसी से यह तय किया गया कि हम क्या करेंगे, कभी भी, यानी कि भारत विदेश नीति में, भारत की विदेश नीति में इस बात को शामिल किया गया, आपका इस बात का जिक्र किया गया है, लक्ष्य में रखा गया है कि हम लोग कभी भी किसी दूसरे देश को क्या करेंगे, अपना उपनिवेश नहीं बनाएंगे। यही कारण रहा है कि हम कभी भी क्या करते, पहले किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करते हैं। चलिए, तो क्लियर यहां तक में है, बताओगे एक बार सभी लोग, यहां तक सभी को चीजें क्लियर है, एक बार बताते हुए चलेंगे। चलिए, सजीवन राम जी को क्लियर है, जावेद जी को भी क्लियर है, बाकी लोग बताएंगे सभी को अच्छे से क्लियर है ना, कोई टॉपिक में दिक्कत वगैरह नहीं है। चलिए, सबको क्लियर है, तो चलो एक मिनट, हाँ, लक्ष्मी जी को भी क्लियर है। चलो, अब देखो ना, एक दो पॉइंट हम लोग यहाँ पर थोड़ा बात करते हैं। देखो, अब तक हमने क्या क्या जो पढ़ा है चीजों को, तो देखो अब तक जो हमने चीजें पढ़ ली अपनी, तो वहां तक आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, है ना। तो अभी देखो, हम लोग जो विदेश नीतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग इसका ना इतिहास देख रहे हैं। जो इतिहास के संदर्भ की आप बात करते हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या होता है, तो हमारा जो ना राष्ट्रीय आंदोलन चला, यानी कि भारत की आजादी के लिए जो आंदोलन आपके चलाए गए, जिसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी जानते हैं उस नाम से, तो उसका भी प्रभाव पड़ा है हमारी विदेश नीति के ऊपर। यानी कि आप यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लिखते चलोगे, ठीक है ना, जिसमें आपको समझना है पॉइंट कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारे यहाँ पर चला आजादी को लेकर के, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन का भी क्या होता है, हमारी विदेश नीति के ऊपर राष्ट्रीय आंदोलन का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें देखो होता क्या है, तो जैसे अगर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव की बात करें, तो जो हमारी विदेश नीति रही है, तो विदेश नीति के हमारे जो लक्ष्य हैं, है ना, लक्ष्य की हम लोग बात करेंगे, वह सिद्धांतों की बात करेंगे, है ना, लक्ष्य, और जब सिद्धांतों की बात करेंगे, तो लक्ष्य और सिद्धांतों पर क्या हुआ है, इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है ना, इसका प्रभाव देखने को मिलता है हमें कहाँ पर, तो हमारी विदेश नीति के ऊपर में। इसके अलावा हम लोग बात करें ना, तो विभिन्न विचारधाराओं ने क्या किया, आंदोलन को एकीकृत किया। पॉइंट यहाँ पर आप ये भी लिख लोगे, विभिन्न, है ना, विभिन्न विचार धाराओं ने, है ना, विभिन्न विचार धाराओं ने आंदोलन को, है ना, आंदोलन को एकीकृत किया, है ना, आंदोलन को एकीकृत किया आपके। इसके अलावा आप देखो पॉइंट, अतः हम लोग बात यहाँ पर करते हैं, है ना, अतः, चलो देखो पॉइंट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो अतः बोला गया आपका विदेश नीति की जब आप बात करते हो ना, तो अतः विदेश नीति में भी इस, देखो विदेश नीति की जब हम लोग बात करें, तो अतः विदेश नीति में भी हमारी क्या होती है, किसी एक विचार के, है ना, अतः हम जब विदेश नीति की अपनी बात करें, तो कंक्लूजन जब आप निकालोगे, तो पॉइंट आपको समझ में आएगा कि विदेश नीति में भी हम लोग क्या करते हैं, किसी एक विचार के, है ना, किसी एक
के, है ना, किसी एक विचार के अतिवाद को हम लोग क्या करते हैं, अतिवाद को स्वीकार नहीं किया जाता है ना, स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, तो विदेश नीति के अंदर बात हम लोग कर रहे हैं। तो विदेश नीति में ना कभी भी क्या होता है ना, किसी एक विचार के अतिवाद को स्वीकार नहीं किया जाता है। हम लोग विभिन्न विचारों को क्या करते हैं, लेकर के चलते हैं। जैसे कि हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे भारत की आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई, वहां पर किसी एक विचार को लेकर के लड़ाई नहीं लड़ी गई। जो अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे, उन सभी को ना एकीकृत करके क्या किया, आंदोलन किया गया आपका। वैसे ही हमारी जो विदेश नीति है, उसमें किसी एक विचार के अतिवाद को स्वीकार नहीं करते हैं। विभिन्न विचारधाराओं के जो अलग अलग लोग हैं, जिनके अलग अलग जिस तरह के विचार होते हैं, उन सभी को एकीकृत करते हैं, उन सभी का समन्वय करते हैं, उनके समन्वय को ध्यान रखा जाता है। उन सभी को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रभाव था, जिसके जो सिद्धांत रहे थे, उसके जो लक्ष्य रहे थे, वो कहीं ना कहीं क्या होते, हमारी विदेश नीति के अंदर में हमें देखने को मिलते हैं। तो सिंपल यहाँ से ना आप एक पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या बोला गया आपका, कि सबके, है ना, सबके समन्वय को, है ना, सबके समन्वय को ध्यान में, है ना, ध्यान में रखा जाता है ना, सबके समन्वय को ध्यान में रखा जाता है। अलग अलग लोगों के विचार को ध्यान में रखा जाता है, और उन्हीं विचारों को मिला करके क्या बनाई जाती है, आपकी एक नीति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को हमने क्या किया, आपका समझा है। अब जैसे देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से हम लोग बात करें, तो जैसे देखो भारत के जब संबंधों की हम लोग बात करेंगे, तो आपको देखो अच्छे से पता होगा, जो हमारा भारत है, तो भारत का संबंध आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो भारत का संबंध हमें ना अलग अलग तरह के विचार के देशों से देखने को मिलता है। जैसे भारत की हम लोग बात करेंगे, तो जो उदारवादी राष्ट्र हैं, जैसे उदारवादी राष्ट्रों की हम लोग बात करेंगे, तो आपका अमेरिका हो गया, यूरोप हो गए, ये सभी भी उदारवादी आपके राष्ट्र हैं। तो इनके साथ भी हमारा क्या है, संबंध है। लेकिन वहीं बात करेंगे ना समाजवादी राष्ट्रों की, जैसे रूस हो गया आपका, चीन हो गया, तो हमारे भारत के संबंध इनके साथ भी है। तो हम लोग किसी एक विचार के अतिवाद को क्या करते, स्वीकार नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपने ना राष्ट्र हित को देखते हैं। हमारा राष्ट्र का हित जहां से पूरा हो जाएगा, हम उनसे क्या करते हैं, उन राष्ट्रों के साथ में अपने संबंध को स्थापित करते हैं। तो उदाहरण यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे हम लोग, एक तरफ, है ना, एक तरफ अमेरिका और, है ना, एक तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे, है ना, यूरोप जैसे उदारवादी, है ना, उदारवादी राष्ट्रों के साथ, उदारवादी राष्ट्रों के साथ संबंधों के साथ साथ, है ना, संबंधों के साथ साथ रूस, चीन, है ना, रूस चीन जैसे, है ना, समाजवादी, समाजवादी राष्ट्रों के, है ना, समाजवादी राष्ट्रों, है ना, समाजवादी राष्ट्रों के साथ भी
बेहतर संबंध बनाने का प्रयास। ठीक है, तो एक आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने देखो बात की कि हम लोग किसी एक विचार को लेकर के कभी नहीं चलते हैं। जैसे ना उदारवादी राष्ट्रों की बात करें तो उदारवादी राष्ट्रों में हमारे संबंध अमेरिका यूरोप जैसे देशों के साथ भी है। वहीं हम लोग बात करेंगे तो जो समाजवादी राष्ट्र हैं जैसे कि रूस और चीन, तो हम लोग कहीं ना कहीं इनसे भी अपने बेहतर संबंध को बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यानी कि सर्वोपरि क्या होता है, तो आप एक बात बस यहाँ पर समझना, जब सर्वोपरि की बात करें ना अंतरराष्ट्रीय संबंध में, किसी राष्ट्र का ना सर्वोपरि के लक्ष्य क्या होता है, वो होता है अपने राष्ट्र के हित। है ना, अगर उसके राष्ट्र की हित कहीं से भी पूरी हो जाएगी तो अपने राष्ट्र के हित को क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है, तो आज के क्लास हम लोग को ना यहीं पर रखते हैं जिसमें हमने इतिहास के बारे में बात की है। तो आगे भी इसमें कुछ और हम लोग पॉइंट बात करेंगे। देखो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था, तो हमने आज यहाँ पर क्या किया है, तीन टॉपिक को हमने क्या किया, आपका कवर किया है ना, जिसके अंदर हमने क्या क्या बात की है। तो देखो हमने यहाँ पर जो बात की आपसे आज के इस क्लास में, है ना, हमने यहाँ पर बात किया आपके अर्थ, प्रकृति और इतिहास की। तो आज की क्लास में अर्थ को समझा कि भारतीय विदेश नीति के अर्थ क्या है, भारतीय विदेश नीति की प्रकृति क्या है, और भारतीय विदेश नीति का ना क्या इतिहास रहा है। उन चीजों को हमने आज के इस क्लास में बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर किया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, उसके अंदर हम लोग जो टॉपिक पे बात करेंगे भारतीय विदेश नीति की, उसमें हम लोग बात करेंगे निर्धारक तत्व की। यानी कि जब आप ना अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हो या विदेश नीति की जब आप बात करते हो, तो भारतीय विदेश नीति की जब हम बात करेंगे तो उसके ना जो निर्धारित हमारे क्या होते हैं, तत्व होते हैं। है ना, विदेश नीति के जो निर्धारक आपके तत्व होंगे, है ना, लिख लोगे आप यहाँ पर एक बार बस। हालांकि नहीं लिखना जरूरत नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अगले क्लास में लोग कौन से टॉपिक को अपने पढ़ने वाले हैं बस। है ना, विदेश नीति के निर्धारक तत्व की हम लोग बात करेंगे। है ना, कि विदेश नीति के ना निर्धारक तत्व आपके कौन कौन से हैं, उनको हम लोग बात करेंगे। तो एक हम लोग देखो बात करेंगे, दो तत्व होते हैं। एक तो पहला क्या होता है आपका, तो एक होता है आपका आंतरिक कारक, है ना, और दूसरा होता है हमारा बाह्य कारक। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में अपने क्लास में अगली में कवर करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी कुछ डाउट वगैरह होंगे तो बताएंगे एक बार। है ना, हम लोग क्लास को अपने एंड कर रहे हैं, तो क्लास एंड करने से पहले ना अगर आप में से किसी के कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो एक बार बताएंगे आप सभी। देखो बाह्य कारक क्या है, तो इसको देखो हम लोग अभी तो बस मैंने आपको बताया है कि ये होते क्या है आपके। देखो आंतरिक कारक करने का मतलब कि आपके देश के अंदर कुछ क्या क्या कंडीशंस हो गए, और बाह्य कारक का मतलब कि जो बाहरी चीजों से इन्फ्लुएंस होकर के भी हम लोग कुछ अपनी विदेश नीतियों का निर्धारण निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में अपनी अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज बस मैंने आपको बताया है कि हम लोग अपने ना अगले क्लास में कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ तक बताएंगे, यहाँ तक सभी को क्लियर है, एक बार बताएंगे सभी। चलिए ठीक है, तो सभी को क्लियर है, तो आज किस क्लास को हम लोग यहीं पर अपने रखते हैं। ठीक है ना, तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग क्या करोगे, आईआर की जो हमारी दो क्लासेस हुई हैं, आप उन दोनों क्लासेस को क्या करोगे, अच्छे से एक बार रिवाइज कर कराओगे। ठीक है ना, तो क्लास को हम लोग यहाँ पर अपने एंड करते हैं। देखो एक बार मैं आपको ना टाइम बता देता हूँ, ठीक है ना। ठीक हो, बार बार आप लोग को टाइम में कंफ्यूजन होती है, ठीक है, आप लोग बार बार टाइम पूछते हैं। तो मैं ना एक बार आपको ना टाइम क्या करता हूँ ना, अच्छे से मेरी क्लासेस कब कब होंगी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, अब एक बार लिख लेना। देखो मंडे टू सैटरडे क्या होती है, देखो हम लोग बात करेंगे अभी पहले। तो मंडे टू सैटरडे क्या होती है, तो मंडे टू सैटरडे ना 1 बजे से 2 बजे हमारी क्या होती है, क्लास होती है ना, मंडे टू सैटरडे।
जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं आपके, तो मंडे टू थर्सडे, है ना, मंडे से लेकर के थर्सडे हम लोग क्या करते हैं, 1 से 2 बजे अपनी पॉलिटी को कवर करते हैं। और फ्राइडे सैटरडे की हम लोग बात करेंगे ना, फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, अपने इसी 1 बजे ही, आपके 1 से 2 बजे ही आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, वही हम लोग बात करें, देखो फ्राइडे एंड सैटरडे, एक और आप याद रख लो नोटिस, फ्राइडे और सैटरडे को ही, है ना, कितने बजे, तो फ्राइडे एंड सैटरडे को ही ना 3:30 को मेरी फिर से आपको क्लास देखने को मिलेगी। और ये क्लास होगी हमारी इन्वायरमेंट की, है ना, इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट की क्लास होगी और इकोलॉजी की। ठीक है ना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्या होगी, क्लास होगी। ठीक है, तो आप उस क्लास में भी आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार जुड़ सकते हो, जो कि 3:30 बजे हमारी ये क्लासेस होने वाली है। ठीक है, तो और किसी को कुछ डाउट कंफ्यूजन होगा नहीं। ठीक है ना, तो इस क्लास में यहीं पर अपने क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल आज होगी, आज सैटरडे है, 3:30 को आज इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की क्लासेस आपको 3:30 में मिलने वाली है। ठीक है ना, चलो तो क्लास को हम लोग यहाँ पर अपने एंड करते हैं। ठीक है, चलिए।